सभी को मैं नवनीत गौतम क्लासेस ऑफ फिजिक्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो बीएससी सेकंड सेमेस्टर थर्मोडायनेमिक्स आप लोग पढ़ रहे हैं और थर्मोडायनेमिक्स में लास्ट क्लास में मैंने आपको पेट्रोल इंजन करा दिया था, ठीक है। तो आइए एक लास्ट इंजन आपका बचा हुआ है, ये भी इंटरनल कंबशन इंजन के अंतर्गत ही आता है। इंटरनल कंबशन इंजन के अंतर्गत आपने ऑटो इंजन पढ़ा और फिर पेट्रोल इंजन पढ़ा। आइए आज पढ़ेंगे डीजल इंजन, ठीक है। तो हेडिंग डालो डीजल इंजन, ठीक है। क्या नाम है इंजन का? डीजल इंजन, ठीक है जी। डीजल इंजन जो है बेसिकली मैं आपको इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूं। जो आपका ऑटो इंजन था वो 1876 में, है ना, ऑटो ने उसके बारे में बताया, है ना, उसे डिज़ाइन किया। और ये जो डीजल इंजन है मतलब डीजल इंजन जो है एक साइंटिस्ट थे रुडोल्फ डीजल, उन्होंने बनाया था। जो ऑटो इंजन है वो ऑटो ने बनाया था, ठीक है। तो जो रुडोल्फ डीजल थे वो चाहते थे कि जो ऑटो इंजन है उसकी इफ़िशियंसी में वृद्धि की जाए, क्योंकि जो ऑटो इंजन है, जो इंटरनल कंबशन इंजन के अंतर्गत जो ऑटो इंजन है उसकी इफ़िशियंसी बहुत कम थी, है ना। इफ़िशियंसी यानी दक्षता, यानी कार्य करने की क्षमता, ठीक है। तो डीजल क्या चाहते थे? डीजल चाहते थे कि इसकी इफ़िशियंसी को बढ़ाया जाए। तो उन्हीं प्रयासों को करते करते उन्होंने एक नया इंजन बना दिया, ठीक है, जो अपने आप में इंटरनल कंबशन इंजन का एक आइडियल इंजन माना जाता है, ठीक है। तो इस इंजन को क्या कहा जाता है? डीजल इंजन। क्लियर है? क्योंकि रुडोल्फ डीजल ने बनाया, इसी कारण उन्हीं के नाम से इस इंजन को जाना जाता है डीजल इंजन, ठीक है जी। और ये बनाया गया 1900 में, ठीक है, 1900 में। क्लियर है? तो इसमें देखो दोनों में अंतर क्या है, थोड़ा सा अंतर मैं बता दूं। इंट्रोडक्शन की जो बातें मैंने आपको बताई हैं वही मैं आपको एज इट इज़ लिख करके प्रोवाइड करा दूंगा नोट्स में। नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल ही रहे हैं। यदि आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है, लिंक पर क्लिक करके। तो मैं बात कर रहा था, ठीक है, कि जो ऑटो इंजन है और डीजल इंजन है उसका मतलब दोनों का मैंने कंपैरिजन करते हुए आपको बताया, और डीजल इंजन का इंट्रोडक्शन भी मैंने आपको कराया। तो थोड़ा सा कंपैरिजन करके मैं आपको इसके बारे में और बता दूं, ठीक है। मेन अंतर क्या है इनके बीच, है ना। मैंने ऑटो इंजन में आपने देखा था वहाँ पर वॉल्यूम कांस्टेंट रहता था, यानी जब हीट सप्लाई की जाती थी तो कांस्टेंट वॉल्यूम पर हीट सप्लाई की जाती थी, ठीक है। तो यानी ऑटो इंजन में वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है जब हीट को सप्लाई किया जाता है, ठीक है। और डीजल इंजन में अलग बात क्या है कि यहाँ पर प्रेशर कांस्टेंट रहता है जब हीट सप्लाई की जाती है ना। ये प्रोड्यूस करते हैं ना सिलेंडर के भीतर, और जब हीट सप्लाई करते हैं तो वो प्रेशर कांस्टेंट रहता है, ठीक है। जैसे आपने देखा था ना वहाँ D2A था, क्या देख लेना क्या था, यानी ग्राफ जो था इस तरीके से जो था, है ना, ये वाला। तो यहाँ पे देखो वॉल्यूम कैसा था? कांस्टेंट। तो ऑटो इंजन में वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है जब हीट सप्लाई की जाती है, और डीजल इंजन में प्रेशर कांस्टेंट रहता है जब हीट सप्लाई की जाती है, ठीक है। तो ये इसका मुख्य अंतर है। बात समझ में आई? तो मैंने डीजल इंजन की जो आपको इंट्रोडक्शन दिया है बिल्कुल एज इट इज में लिख दूंगा, और साथ में दोनों का अंतर भी मैं आपको, है ना, लिख करके प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। मतलब जो लैंग्वेज या जो भी मैं समझा रहा हूँ वो आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, उसकी चिंता करने की आपको आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ लैंग्वेज बोल भी नहीं रहा, केवल समझा रहा हूँ, ठीक है। और मैं बोर्ड पर लिख भी नहीं रहा। क्लियर है ना? तो चीज़ों को आप समझ लो भाई। जब मैं नोट्स बना रहा हूँ तो फिर यहाँ, है ना, करा भी दूँ तो फिर कोई उसका, है ना, टाइम वेस्ट ही होगा। जल्दी से जल्दी सिलेबस भी कराना है, ठीक है जी। तो मैंने समझाया आपको, यहाँ तक आपको बात समझ में आई होगी। तो डीजल इंजन में क्या होता है? प्रेशर कांस्टेंट रहता है जब हीट सप्लाई की जाती है, ठीक है जी। आगे देखो, ऑटो इंजन से कंपैरिजन भी कर दी। डीजल इंजन की जो विशेषता है, हाँ वो बता दूं मैं आपको। डीजल इंजन की विशेषता ये है कि इसमें जो है ना, जो सिलेंडर है वो ऐसा सिलेंडर है
कि जो अधिक से अधिक मतलब बहुत अधिक प्रेशर सहन कर सकता है, ठीक है। तो यानी इसका जो सिलेंडर है डीजल इंजन का वो बहुत अधिक प्रेशर को सहन कर सकता है, ये इसकी एक विशेषता है, ठीक है। और साथ में जो सिलेंडर है उसमें एयर कंप्रेस की जाती है, ठीक है, सिलेंडर के भीतर। तो एयर कंप्रेस करने के लिए यहाँ पर क्या है, एक वाल्व होते थे ना, आपको याद है, ऑटो इंजन में भी और पेट्रोल इंजन में भी आपको पता है, एक इनलेट वाल्व होता था और एक आउटलेट वाल्व होता था। लेकिन यहाँ पर एक वाल्व और लगा रहता है, यहाँ पर 3 वाल्व होते हैं, ठीक है। अभी मैं डायग्राम बना के बताऊंगा। तो मैं कहना चाह रहा हूँ फिलहाल तो कि एयर कंप्रेस कर दी जाती है ना, तो इसलिए सिलेंडर में ऐसे नहीं है, वहाँ तो मिक्सचर कंप्रेस किया जाता था, है ना, वहाँ पर मिक्सचर कंप्रेस किया जाता था पेट्रोल का, जैसे पेट्रोल इंजन में पढ़ा आपने, और साथ में किसका, ठीक है, और ऑटो इंजन दोनों में पढ़ा था ना, पेट्रोल है ना 2% और 90% एयर, इन दोनों का मिक्सचर प्रोड्यूस मतलब क्या है, अंदर ट्रांसफ़र किया जाता था सिलेंडर में। तो फिर विस्फोट की भी संभावना रहती थी क्योंकि पेट्रोल भी है। लेकिन यहाँ पर है ना एयर कंप्रेस की जाती है, ठीक है, डीजल के माध्यम से, तो बस है ना, डीजल तो फ्यूल की तरह वर्क कर रहा है, तो इस तरीके से यहाँ पर विस्फोट का भी भय नहीं रहता है। ये इसकी विशेषताएं मैंने आपको बताई। और मैंने कहा इसमें एक इसकी कंस्ट्रक्शन थोड़ी सी देख लो। देखो पेट्रोल इंजन में मैंने डायग्राम बना के दिखाए भी थे आपको, है ना, तो ऐसे ही डायग्राम हो जाएंगे, या देखो और भी थोड़ा सिंपल तरीके से बना लो यदि पेट्रोल इंजन का आपको डायग्राम थोड़ा लगा हो कठिन। तो मैंने कहा जैसे पेट्रोल इंजन में डायग्राम बनाए थे ना मैंने, उस तरीके से देखो आप, यहाँ पर 3 वाल्व लगे रहते हैं, जैसे पेट्रोल और ऑटो इंजन में तो 2 थे, इनलेट और आउटलेट, यहाँ 3 हैं, ठीक है जी, 1 2 और एक इधर को ले लो 3, ठीक है जी। एक तो है आउटलेट वाल्व, एक है इनलेट वाल्व, ठीक है, इनलेट वाल्व जी तो 3 वाल्व हैं, 2 तो इनलेट वाल्व है और एक आउटलेट वाल्व है। तो ये जो इनलेट वाल्व है आई है, ये है आपका एयर का इनलेट वाल्व, है ना, इसे आई है ना, यानी दोनों ही इनलेट वाल्व हैं, लेकिन ये किसके लिए है, एयर के लिए, और ये है आपका ऑयल के लिए। ऑयल कौन सा, डीजल ऑयल, डीजल ही तो डालेंगे, और ये है आपका ओ आउटलेट वाल्व, ठीक है जी। और ये दोनों आपके ये कौन से हैं, ये है इनलेट वाल्व, ठीक है जी। तो अंतर समझ में आया आपको। अंतर ये है सिर्फ कि ऑटो और ये पेट्रोल इंजन में जो वाल्व थे 2 थे, एक इनलेट और एक आउटलेट। इनलेट में देखो, इनलेट में पेट्रोल और एयर का मिक्सचर है ना, उसके अंदर प्रवेश कराया जाता था, है ना, जिसे आप एक वर्ड यूज करते हैं सक्शन, ठीक है, याद है ना। तो यहाँ पर देखिए अलग अलग साथ में मिक्सचर अंदर प्रवेश नहीं कराया जाएगा, अलग अलग प्रवेश, है ना, इनके करने के लिए वाल्व हैं। एयर आई से प्रवेश कराई जाएगी और ऑयल जो है डीजल ऑयल वो आई डैश से प्रवेश कराया जाएगा। और आउटलेट वाल्व आप समझते हैं, आउटलेट यानी निकलने के लिए, ठीक है, क्या निकलने के लिए, जो बाद में गैसें वगैरह निकलेंगी, ठीक है जी। तो बस ये इसकी कंस्ट्रक्शन भी मैंने आपको बता दी। तो सबसे पहले तो मैंने इसका इंट्रोडक्शन आपको बताया, फिर मैंने आपको एक विशेषता बताई, और डीजल इंजन और ऑटो इंजन में क्या अंतर है ये भी बताया, और अब मैंने इसकी कंस्ट्रक्शन भी आपको बता दी है, ठीक है। तो लैंग्वेज मैं बिल्कुल इजी लिखने का प्रयास करता ही हूँ, है ना, आप लोगों को कोई उसमें दिक्कत आती नहीं होगी। तो डीजल इंजन के बारे में अब बात करते हैं। तो डीजल इंजन जो है ना, ये भी एक साइकिल में वर्क करता है, जैसे मैंने बताया था ना कि ऑटो इंजन एक साइकिल में वर्क करता है, जिसे आप ऑटो साइकिल कहते हैं। ठीक इसी प्रकार जो डीजल इंजन है वो भी एक साइकिल में वर्क करता है, जिस साइकिल को आप डीजल साइकिल कहते हैं, ठीक है। तो आइए इसका ग्राफ बना लेते हैं। मैंने आपको बताया था चाहे कार्नोट साइकिल हो, चाहे ऑटो साइकिल हो, और चाहे डीजल साइकिल हो, है ना, तीनों ही पीवी कर्व हैं। तो देखो इसका ग्राफ देख लो, इसका जो ग्राफ है बिल्कुल ऐसा ही है जैसा किसका था, ऑटो इंजन का, बिल्कुल ऐसा ही है, ठीक है।
ऑटो इंजन का ऐसे तो था, है ना, इस तरीके से था उसका ग्राफ, आपको याद हो तो, इस तरीके से याद है ना, ऐसे, ठीक है जी। देखो तो यहाँ पे फिर हमने कहा था ये यहाँ पे है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक देख लेना कौन सा था वो, क्या नाम था। तो इस वाले में क्या था, यहाँ पर एग्जॉस्ट हो, मतलब वो हो रहा है ना, हीट प्रोड्यूस होती है यहाँ पर, है ना, इसे कहते हैं एक्सप्लोजन। जब ईंधन जलता है, एक्सप्लोजन, या इसे बोलते हैं कंबशन, ये वाला याद है ना, ऑटो इंजन की बात कर रहा हूँ मैं। तो ये सब जो हो रहा था एक्सप्लोजन या कंबशन, ये कांस्टेंट वॉल्यूम पर हो रहा था, क्योंकि देखो इस पॉइंट पर भी, इस पॉइंट पर भी वॉल्यूम क्या थी, कांस्टेंट। लेकिन अंतर क्या है यहाँ पर, अब डीजल इंजन में वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं रहेगी, बल्कि क्या कांस्टेंट रहेगा, प्रेशर, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे हो जाएगा ये, ठीक है जी। ग्राफ में अंतर समझ में आया, वहाँ पे जो ग्राफ में अंतर था, मतलब वो लाइन ऐसे थी, अभी ऐसे रहेगी बस, और कोई अंतर नहीं है, ठीक है जी। बाकी तो सब कुछ सेम रहेगा। आपको मैंने बताया था ये पॉइंट ए मान लो, है ना, बी मान लो, और उसी की तरह मान सकते हो, बाकी अलग भी मान सकते हो। वहाँ क्या था, ए बी, है ना, और ये सी हो जाएगा शायद, और ये क्या हो जाएगा, एक मिनट मैं देख लेता हूँ वो पॉइंट क्या थे। इस तरीके से था ना आपका डायग्राम, और ये ऐसे, इस तरीके से, है ना। तो मैं बिल्कुल वही पॉइंट रखना चाह रहा हूँ। तो देखो क्या था, ए बी, ठीक है, और ये सी, और ये डी, और ये था ई, ठीक है। उसमें मैंने ऐसे माने थे, तो मैं यहाँ भी ऐसे ही मानूंगा, तो ठीक है, इसी तरीके से मानेंगे। तो क्या कहो, ए बी, ठीक है, सी, और इसे डी कह लो, और इसे ई कह लो, ठीक है। मैं बिल्कुल उसी की तरह रख रहा हूँ। बाकी ये पॉइंट, इसमें कोई चिंता की बात नहीं है, ये पॉइंट तो आपको अपनी इच्छा से मानने हैं, कुछ भी मान सकते हो, ठीक है। तो मैंने उसी की तरह रख लिए बस, है ना। और अभी तो मुझे कंफर्म भी नहीं है कि उसी की तरह है या नहीं, तो बस, है ना, जो भी है ठीक है, आप कुछ भी मान सकते हो पॉइंट। देखो तो मैंने अंतर क्या बताया कि वहाँ पर ये जो था, है ना, डी ए, वो ऐसे था, यहाँ पर है क्या, ऐसा है, इस तरीके से है। देखो यहाँ पर प्रेशर कैसा है, कांस्टेंट, ठीक है जी। वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस, है ना, एक्स एक्सिस पर वॉल्यूम लिया जा रहा है और वाई एक्सिस पर प्रेशर लेते हैं, तभी तो पीवी कर्व है ये। और ये है आपका डीजल साइकिल, इस साइकिल का नाम क्या है, डीजल साइकिल, ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर प्रेशर कांस्टेंट है, ये तो मैंने बता ही दिया है, और वहाँ पे ये ऐसे था तो वॉल्यूम कांस्टेंट था। बात समझ में आई। तो ये जो आपको ग्राफ दिख रहा है ना, ये जो कर्व दिख रहा है, इसे ही आप कहते हैं डीजल साइकिल। तो देखो ई से सी तक है पहला प्रोसेस, जिसमें मैंने आपको बताया था सक्शन कहते हैं, ठीक है, या इसका एक नाम और बताया था चार्जिंग स्ट्रोक, सक्शन स्ट्रोक या चार्जिंग स्ट्रोक। तो यहाँ भी ऐसे ही 6 प्रोसेस होंगे, और फिर आप ऐसे जाओगे इस तरीके से, है ना। देखो क्या हो रहा है, कंप्रेशन हो रहा है, नहीं, क्योंकि पीछे की तरफ चल रहा है ग्राफ, तो कंप्रेशन हो रहा है, इसे बोलते थे आप एडियाबैटिक कंप्रेशन, ठीक है जी, एडियाबैटिक कंप्रेशन। और फिर देखो ऐसे आ रहे हैं डी टू ए, ये क्या है, ये कंबसन हो रहा है, कंबसन या एक्सप्लोजन, वही तो है। ठीक है जी। और ये फिर आप वैसे आ रहे हैं, देखो आगे की तरफ चल रहा है ग्राफ, इसका मतलब वॉल्यूम बढ़ रहा है, ये है एडियाबैटिक एक्सपेंशन, ठीक है, एडियाबैटिक एक्सपेंशन। और ये फिर नीचे चलेगा बी से सी तरफ, फिर सी की तरफ, और फिर यहाँ पर वापस आ जाएगा, जिसे एग्जॉस्ट कहते हैं, ठीक है ना। तो देखो
नाम तो सब सारे सेम है पहले की तरह ही, है ना। और 6 प्रोसेस होंगे, 1 2 3 4, है ना, और एक यहाँ पे है 5 और एक यहाँ है 6। इसे कहते हैं, यहाँ पे वाल्व खुल जाते हैं तो इसे बोलते हैं एग्जॉस्ट वाल्व। ठीक है जी, यहाँ पर वाल्व खुल जाते हैं, मतलब एग्जॉस्ट वाल्व खुल जाता है। ठीक है, तो जो फ्यूल था, जो जला हुआ, है ना, कंबशन मटेरियल था, वो सब बाहर निकल जाता है आउटलेट वाल्व के रास्ते। तो ये डीजल साइकिल है, इसमें कोई डाउट आपको नहीं होगा। और मैंने आपको बता ही रखा है कि, है ना, इसके 6 ऑपरेशन आपको दिख ही रहे हैं। तो 6 ऑपरेशन में पहला ऑपरेशन कौन सा है ना, बारी बारी से बात कर लेते हैं। पहला ऑपरेशन है सक्शन स्ट्रोक, यह मैंने बताया था। इसका दूसरा नाम क्या है, चार्जिंग स्ट्रोक। भाई एक बार आपने ऑटो इंजन समझ लिया ना, तो फिर बाकी के इंजन समझने तो कोई बड़ी बात नहीं है। आपने देखा है जैसा ऑटो इंजन है बिल्कुल सेम था पेट्रोल इंजन। ठीक है, और सक्शन इंजन जो है, मतलब ये सक्शन, पता नहीं क्या कह रहा हूँ, डीजल इंजन जो है इसमें थोड़ा सा अंतर है। एक तो एक और वाल्व आ गया, इनलेट वाल्व। ठीक है, और बस ये प्रेशर कांस्टेंट है, वहाँ पर वॉल्यूम कांस्टेंट था ऑटो इंजन में। तो ये स्ट्रोक भी यहाँ पे भी 6 है, वहाँ पे भी 6 है। पेट्रोल इंजन में 4 थे। ठीक है, तो सक्शन या चार्जिंग स्ट्रोक, तो इसमें आपको पता है क्या होता है भैया, इसमें आपको पता है ना। देखो इस तरीके से पिस्टन लगा रहता है, ठीक है जी। तो इस तरीके से पिस्टन लगा हुआ है, मैं थोड़ा डायग्राम भी बना के आपको बता दूं। ठीक है जी, तो देखो यहाँ पर एक पहिया सा लगा रहता है ना, और इस तरीके से है कि जब नीचे चलेगा ये, मतलब पिस्टन जब नीचे चलेगा, ठीक है, तो इस तरीके से ऐसे जुड़ा रहता है ना। उससे पिछले वाले से सिंपल डायग्राम बना रहा हूँ मैं, देखियो। और ये यदि नीचे चलेगा, मतलब ऐसे जुड़ा रहता है, ऐसे जुड़ा रहता है। ठीक है, देख सकते हो आप इस तरीके से ऐसे जुड़ा रहता है। और जब ये पहिया से घूमेगा तो देखियो पिस्टन नीचे आएगा या नहीं। ठीक है, तो पिस्टन नीचे आता है, और जब पिस्टन नीचे आएगा ना, तो ये, है ना, ऐसे ऐसे खींचेगा। किसे खींचेगा, जो ये एयर है और ऑयल है इनलेट वाल्व के रास्ते, इसे अंदर खींचेगा, उसका चूसन करेगा। मैंने बताया था ना, यानी चूसन यानी सक्शन, सक कर लेगा। ठीक है, उसे अपने अंदर, है ना, ले लेगा। किसे, ये जो एयर है और ये ऑयल है। तो ये पहला प्रोसेस है। तो इसमें देख के बताओ, आई और आई डैश जो वाल्व हैं वो तो ओपन रहेंगे, और आप बताएं जो आउटलेट वाल्व है ये तो क्लोज्ड रहेगा। ठीक है जी, बात समझ में आ रही है। और साथ में देखो जब पिस्टन नीचे की ओर चलेगा, ठीक है जी, जब पिस्टन नीचे की ओर चलेगा तो आप खुद देख के बताओ वॉल्यूम बढ़ेगा घटेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा। तो वॉल्यूम जो है ना बढ़ जाता है। तो देख लो वॉल्यूम जो है यहाँ पे देखो, आप मान के चल सकते हो। देखो पहले तो यहाँ पे था इस तरीके से, है ना। तो यहाँ पे जो वॉल्यूम है मान लो V1 है, और यहाँ जो एक बात और सुन लो, ये D और E जो है ना एक सीध में लेने हैं भैया, एक बात का ध्यान रखो। तो D और E यहाँ पे ले लो ये, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जो आपने वॉल्यूम माना है वो कितना मान लो V1, ठीक, और इसे D से भी मिला दो। इस तरीके से बनाते हैं ना डॉटेड, पिछले में तो बनाया था। और एक यहाँ से वॉल्यूम बनाना पड़ेगा, नीचे मिलाओ, ये कितना मान लो V2, और एक यहाँ से है, ये कितना है V3। तो आप देख के बताओ, ठीक है। जब E से C तक जा रहे हो, ये जो सक्शन या चार्जिंग स्ट्रोक है ना, ये E से कहाँ तक है, C तक।
तो जब आप E से C तक जा रहे हैं तो वॉल्यूम V1 से बदलकर कितना हो रहा है, V3। ठीक है, तो वॉल्यूम बढ़ रहा है, V1 से बढ़कर कितना हो रहा है, V3 बाई इंक्रीजिंग। ठीक है जी, क्लियर है, कोई इसमें दिक्कत नहीं होगी। और टेम्परेचर कितना है, मान लो T1। ठीक है जी, कोई इसमें दिक्कत नहीं होगी। ठीक है जी, तो ये मैंने पहले भी पढ़ा रखा है उस तरीके से, तो बस थोड़ा चेंज है ना, बाकी सिमिलरिटी तो है ना काफ़ी। तो इस तरीके से वॉल्यूम V1 से बढ़कर कितना हो गया, V3। तो पिस्टन कैसे चलेगा, पिस्टन बताओ कैसे चलेगा, डाउनवर्ड्स। ठीक है जी, पिस्टन डाउनवर्ड्स चलेगा तभी तो वॉल्यूम बढ़ पाएगा। ठीक है जी, तो देखो अब दूसरे पे चलते हैं, यहाँ तक का एक स्क्रीनशॉट ले लो। तो बात समझ में आई। ये डायग्राम जो है ना, ये पहले केस का है ना, पहले केस का मतलब सक्शन या चार्जिंग स्ट्रोक का। और पहले केस में डायग्राम है तो आप इस पहिए को नीचे की तरफ घुमा रहे हैं, जैसे नीचे की ओर घूमेगा ना पहिया, तो इसका मतलब पता है क्या है कि ये जो है ये नीचे आएगा, है ना, और ये नीचे आएगा तो पिस्टन नीचे चलेगा। पिस्टन नीचे चलेगा तो पिस्टन डाउनवर्ड्स है, क्लियर है, और सक्शन है तो इसका मतलब पिस्टन नीचे आ रहा है तभी तो खींच रहा है। ठीक है, वॉल्यूम V1 से बदलकर V3 हो गया बढ़कर, क्योंकि इस तरफ बढ़ता है। ठीक है, जो आउटलेट वाल्व है वो क्लोज्ड रहेगा, और ये जो इनलेट वाल्व है एयर वाला, वो क्या रहे, एयर वाला रहेगा, ओपन है ना। ये मैंने I- पे लिख दिया है क्योंकि मैंने कहा एयर कंप्रेस होती है सबसे पहले, है ना, वो तो ईंधन तो बाद में आता है। ठीक है, तो इसका यदि डायग्राम बनाना चाहो तो अभी इन्हें बंद रखो, इस तरीके से रख लेना, इस तरीके से, है ना, ऐसे बना सकते हो। यानी ये इनलेट वाल्व जो ऑयल वाला है और ये आउटलेट वाल्व, ये दोनों क्या रहते हैं, बंद। I- यहाँ देखो, ये दोनों बंद रहते हैं। ठीक है जी, और यहाँ से I ओपन है तो जो एयर है वो भीतर आ जाएगी, है ना, इसके द्वारा। तो पहले पॉइंट में इसमें कोई दिक्कत होगी नहीं आपको, और इसमें आपका कुछ रह भी नहीं गया। ठीक है जी, तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। डायग्राम मैंने पहले का बना दिया है, अब चलते हैं दूसरे वाले पर। कर लोगे, ये दूसरे वाला इधर कर लेते हैं या यहाँ को कर लें। देखो दूसरे वाला क्या हो जाएगा, इसके बाद है एडियाबैटिक कंप्रेशन, इसे बोलते हैं कंप्रेशन स्ट्रोक। याद है ना, नाम तो वही है, कंप्रेशन स्ट्रोक। ठीक है जी, और ये कहाँ से कहाँ तक है, ये है C से D तक। कंप्रेशन स्ट्रोक C से D तक है। ठीक है जी, तो कंप्रेशन स्ट्रोक C से D तक है। तो इसमें देखो क्या हो रहा है, आपको दिख रहा है वॉल्यूम V3 से घटकर कितना हो गया, V1। तो जो वॉल्यूम है V3 से घटकर V1 हो गया बाई डिक्रीजिंग। ठीक है जी, बताओ कोई दिक्कत हो तो। और कंप्रेशन हो रहा है तो खुद देख के बताओ, पिस्टन कहाँ चलेगा, पिस्टन चलेगा ऊपर की ओर, है ना। तो बनाएंगे डायग्राम, क्लियर है। यहाँ पे एक चीज़ और लिख लेना, ये जो सक्शन होता है ना, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर होता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर लिखवाया था ना पिछले में भी, यानी वायुमंडलीय दाब। तो मैंने कहा कंप्रेशन स्ट्रोक में वॉल्यूम जो है V3 से घटकर कितना हो जाता है। ठीक है, याद है ना आप लोगों के, याद नहीं मतलब दिख तो रहा है, V3 से घटकर कितना हो जाता है, V1 हो जाता है। तो हमने लिख दिया। और पिस्टन कैसे चलेगा भाई, जब नीचे की ओर चल रहा है पिस्टन तो वॉल्यूम बढ़ रहा था, तो पिस्टन ऊपर की ओर चलेगा, है ना। तो पिस्टन की जो मोशन है वो कैसी होगी, अपवर्ड्स, तभी तो वॉल्यूम घटेगा। तो इसका दूसरे वाले का डायग्राम मैं बना दूं। ठीक है जी, इस तरीके से एक गोल सा पहिया बनाना है। देखो वो इधर ऐसे था, ये इधर आ जाएगा, इस तरीके से। ठीक है जी, तो ये ऊपर की ओर चलेगा,
ये चक्री सी जो है ना, ये पहिया सा, ये ऊपर की ओर चलेगा। जब ये ऊपर की ओर चलेगा तो देखो ये ऊपर की ओर चलेगा तो पिस्टन ऊपर की ओर चलेगा नहीं, ठीक है। तो ये इस तरीके से बन जाएगा। और 3 वाल्व हैं, यहाँ पे तो कुछ ना अंदर जा रहा है ना बाहर आ रहा है, तो तीनों वाल्व बंद रहेंगे, ठीक है। तीनों ही वाल्व कैसे रहेंगे? बंद रहेंगे। देखो तीनों वाल्व बंद हैं, आई भी, आई डैश भी और ओ भी, ठीक है जी। कोई इसमें दिक्कत नहीं होगी। ये दूसरे वाले का डायग्राम हो जाएगा, है ना। ऑटो इंजन में मैंने डायग्राम बना के नहीं समझाया था आपको, है ना, लेकिन मैंने बता दिया था कि उसमें क्या रहता है। उसमें बिल्कुल सिंपल बात है, एक इनलेट वाल्व होता है, एक आउटलेट वाल्व होता है। तो उसके भी डायग्राम मैं आपका जो नोट्स है ना उसमें बना दूंगा, ठीक है, तो आप समझ जाओगे। तो हाँ, मैं बात कर रहा था सेकंड की। तो वॉल्यूम V3 से घट कर हो गया V1, पिस्टन चला अपवर्ड्स, है ना। देख लो ये ऊपर की ओर चल रहा है पहिया, तो इसका मतलब पिस्टन ऊपर की ओर चलेगा, तो पिस्टन ऊपर की ओर चलेगा। और हाँ एक बात बताओ, तीनों वाल्व बंद रहेंगे? नहीं, तीनों वाल्व क्या रहेंगे? क्लोज्ड, ठीक है जी। इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। टेम्परेचर T1 से बदलकर कितना हो जाएगा? T2, ठीक है, T1 से बदलकर T2, ठीक है। अब देखो बढ़ के होगा घट के होगा, इतना कन्फ्यूजन आपको परेशान कर देगा। बस आप याद रखो कि T1 से बदलकर कितना हो जाएगा? T2, ठीक है। क्योंकि इतनी चीज़ें आप याद नहीं रख पाएंगे कि बढ़ रहा है घट रहा है ना। हालांकि इसमें क्या होगा? टेम्परेचर बढ़ेगा, ठीक है। क्लियर है? तो इसे भी कर लोगे। तो ये नंबर सेकंड हो गया। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर चलते हैं तीसरे की ओर, ठीक है। तो ये कंप्रेशन हो गया। अब थर्ड हेडिंग डालो। थर्ड हेडिंग कौन सी हो जाएगी? कंबशन या एक्सप्लोजन, ठीक है। तो मैं इस तरफ कर देता हूँ, आप लोग ने स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ले लिया होगा, ठीक है, इसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है। नंबर थर्ड, देखो नंबर थर्ड क्या है? कंबशन, ठीक है जी। तो आप देख के बताओ, ये जो कंबशन है, ठीक है, इसे एक्सप्लोजन भी कहते हैं, तो कंबशन हो जाएगा ये। अब आप एक बात सुनो ध्यान से, कंबशन में क्या हो रहा है? वॉल्यूम V1 से कितना हो रहा है? V2। तो जो वॉल्यूम है V1 से कितना हो रहा है? V2। कैसे? बढ़कर या घटकर? तो आप देख रहे हैं ग्राफ आगे की ओर चल रहा है, तो बाय इंक्रीजिंग। तो ठीक है, ग्राफ आगे की ओर चल रहा है तो इसका मतलब वॉल्यूम बढ़ रहा है, इसका मतलब पिस्टन कहाँ चलेगा? नीचे की ओर, ठीक है। पिस्टन कैसे चलेगा? डाउनवर्ड्स। और एक बात और है, पता है कंबशन में क्या होता है? कंबशन में अभी आपने एयर अंदर कंप्रेस कराई थी, अभी तक आपने फ्यूल तो कंप्रेस नहीं कराया। तो कंबशन में आप फ्यूल कंप्रेस कराते हैं, फ्यूल अंदर खींचते हैं, ठीक है। तो थर्ड केस का जो डायग्राम है ना, बिल्कुल यही वाला हो जाएगा, लेकिन एक चेंज आप कर लेना, आई और ओ को तो बंद रखना, आई डैश को खोल देना बस, ठीक है। बना लोगे ना भैया? तो आई और ओ को बंद कर देना, आई डैश को खोल देना। तो आई डैश के थ्रू, और बिल्कुल ऐसे रहेगा, नीचे की ओर चलेगा ये, तो डाउनवर्ड्स लिख ही रहा है, तो ये नीचे की ओर चलेगा, तो कंप्रेस मतलब खींच लेगा किसे? ऑयल को, ठीक है। तो आई डैश के थ्रू जो इनलेट वाल्व है, आई डैश जो ऑयल को है ना अंदर खींचेगा, उसके थ्रू ऑयल अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो ऑयल क्या है? फ्यूल है। और फ्यूल क्या है? जैसे ही ऑयल अंदर आएगा, तो मैंने बताया ना, यहाँ से सी से डी तक गए थे, तो टेम्परेचर T1 से बढ़कर कितना हो गया था? T2। तो टेम्परेचर बहुत अधिक है, तो जैसे ही ऑयल अंदर आएगा, फ्यूल अंदर आएगा, तो तुरंत ही जलने लगेगा, ठीक है। और जब जलेगा तो हीट देगा या नहीं? किसे? वो जो एयर अंदर भरी है उसे हीट देगा, ठीक है। तो इसी कारण हीट मिलती है, ठीक है। तो यहाँ पर आई डैश क्या रहेगा? ओपन, ठीक है। और आई और ओ क्या रहेंगे? क्लोज्ड, ठीक है जी। बताओ इसमें कोई दिक्कत हो तो, ठीक है। और टेम्परेचर जो है वो T2 से बदल कर कितना हो जाएगा? T3, ठीक है जी। तो टेम्परेचर T2 से चेंज होकर कितना हो गया? T3। क्लियर है? तो ईंधन जलेगा तो टेम्परेचर और अधिक बढ़ जाएगा, कोई इसमें दिक्कत नहीं होगी, ठीक है।
तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। फिर नंबर 3 कौन सा है, एडियाबैटिक एक्सपेंशन। तो है ना, फिर किसे रफ करूँ, इसे रफ कर दो। देखो नंबर 4 यहाँ पे कंबसन स्ट्रोक भी लिख लेना है ना, ठीक है, देख लेना पहले भी लिखवाया था स्ट्रोक या नहीं, है ना। तो कंबसन हो जाएगा, ये क्लियर है, इसमें तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और हाँ मैं एक बात और इसमें बता दूं, कंबसन स्ट्रोक जो है या कंबसन जो है, इसमें जो इंजेक्ट हो रहा है, मतलब कौन इंजेक्ट हो रहा है, फ्यूल, है ना। फ्यूल अंदर आ रहा है ना आई डैश के थ्रू, या ऑयल अंदर आ रहा है, तो वो आता है कांस्टेंट प्रेशर पर, है ना। तो फ्यूल जो आता है या ऑयल जो आता है, वो तो मैं लैंग्वेज लिख ही दूंगा, वो किस अंदर आता है, एट कांस्टेंट प्रेशर। लेकिन बस आप समझ लो, है ना, कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है, कांस्टेंट प्रेशर पर आता है। देख लो कांस्टेंट प्रेशर है P, D से A तक, है ना, फ्यूल अंदर आता रहता है। तो जैसे अब देखो मैंने बताया टेम्परेचर तो बढ़ेगा, है ना, क्योंकि ईंधन जलेगा अंदर, तो T2 से बदलकर टेम्परेचर बढ़कर T3 हो जाएगा। नंबर 4 क्या बताया, नंबर 4 है ए से, हाँ एक बात और है, कंबसन स्ट्रोक कहाँ से कहाँ तक है, D से A तक था, ठीक है। नंबर कौन सा है, 4, 8 से B तक है एडियाबैटिक एक्सपेंशन, इसे बोलते हैं एक्सपेंशन स्ट्रोक। और देखो इसका एक और नाम बताया होगा मैंने, इसे आप कहते हैं वर्किंग स्ट्रोक, याद है ना, ठीक है। कंबसन को स्ट्रोक कहा था या नहीं देख लेना आप, है ना, मुझे लग नहीं रहा कि कहा हो, है ना, देख लेना। पिछली मतलब बिल्कुल ऐसे ही रखना जैसे ऑटो इंजन में रखा था। तो एक्सपेंशन या वर्किंग स्ट्रोक, और ये कहाँ से कहाँ तक है, A से B तक। देखो इसमें क्या होता है, ठीक है जी, 3 तक तो आगे, हम 4 पे चल रहे हैं। तो इसमें देख लो वर्किंग एक्सपेंशन है एक तो, है ना, कैसा एक्सपेंशन है, एडियाबैटिक। जब एडियाबैटिक एक्सपेंशन है तो एक्सपेंशन में आपको एक बात तो समझ में आ रही है कि वॉल्यूम जो है V2 से बढ़कर कितना हो रहा है, V3, वॉल्यूम V2 से बढ़कर कितना हो रहा है, V3 बाय इंक्रीजिंग, ठीक है जी। और देखो वॉल्यूम V1 से बढ़कर V3 हो रहा है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन पिस्टन की बताओ मोशन किस तरफ होगी, वॉल्यूम बढ़ेगा तो पिस्टन नीचे की ओर चलेगा, आपको बताइए, डाउनवर्ड्स हो जाएगा, ठीक है जी। और तीनों वॉल्व बंद रहेंगे, क्योंकि कुछ मतलब ही नहीं है यहाँ तो कुछ एंटर या इमिट कराने का। तो ऑल वॉल्व्स, है ना, क्या रहेंगे, क्लोज्ड, ठीक है जी। और बताओ, और जो टेम्परेचर है T3 से बदलकर T4 हो जाएगा। देखो एडियाबैटिक एक्सपेंशन है, तो चूंकि एक्सपेंशन कैसा है, एडियाबैटिक है, और एडियाबैटिक में आपको पता है हीट का कोई भी एक्सचेंज नहीं होता है। तो एक्सपेंशन करने के लिए हीट जो है बाहर से नहीं मिलने की, बल्कि एक्सपेंशन होगा इंटरनल एनर्जी से। तो इंटरनल एनर्जी से एक्सपेंशन होगा, तो इंटरनल एनर्जी जो है कम हो जाएगी गैस की, और है ना, एयर की, और इंटरनल एनर्जी कम होगी तो टेम्परेचर भी घट जाएगा। तो टेम्परेचर T3 से घटकर कितना हो जाता है, T4, ठीक है। लेकिन मैंने बताया आपको इतना ज़्यादा डीपली नहीं जाना कि ये कहाँ पे बढ़ रहा है कहाँ पे घट रहा है ना, याद रख सकते हैं, वो तो मैं बता ही रहा हूँ, याद रख सकते हैं, रख लेना, नहीं तो बस इतना याद रखना कि T3 से बदलकर T4 हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पे मैंने बताया था बढ़ता है ना, इससे पहले भी बढ़ ही रहा था, ठीक है। अब यहाँ क्या हो जाता है, घट जाता है, और घटने का कारण भी मैंने आपको बता दिया है, क्योंकि इंटरनल एनर्जी से एक्सपेंशन हो रहा है, इसी कारण क्या हो रहा है, इंटरनल एनर्जी घट जाएगी तो टेम्परेचर भी घट जाएगा, ठीक है। सारी बातें हो गई, ठीक है जी। तो A से B तक है, एक्सपेंशन है, और वर्किंग, इसमें क्या है ना, इसमें जो है पिस्टन वर्क कर रहा है ना, ये जो इंजन है वर्क कर रहा है, तो इसी कारण इसे वर्किंग स्ट्रोक कहते हैं, ठीक है। ये बात भी मैंने वहाँ पे बताई थी ऑटो इंजन में। तो है ना, इसका जो डायग्राम है वो आप बना लेना, कौन से वाला हो जाएगा, डाउनवर्ड चल रहा है तो यही वाला डायग्राम हो जाएगा, बस तीनों वॉल्व बंद रख देना, ठीक है। बिल्कुल डायग्राम हो जाएगा, ये तीनों वॉल्व बंद रखने हैं बस, है ना, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है, ऑल वाल्व्स आर क्लोज्ड, इसमें भी कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। इसका भी स्क्रीनशॉट लो। इसके बाद कौन सा है, 5वां, ठीक है। तो मैं इधर वाला रफ कर देता हूँ। देखो 5वां कौन सा है, मैंने आपको बताया था एग्जॉस्ट वाल्व, है ना, यानी यहाँ पर वाल्व खुल जाते हैं,
ठीक है जी, या वाल्व एग्जॉस्ट हो या एग्जॉस्ट वाल्व हो देख लेना है ना। क्या थी हेडिंग पिछली बार, है ना, पिछली बार की तरह ही रखो। तो वाल्व एग्जॉस्ट, ठीक है, वाल्व खुल जाते हैं और ये कहाँ से कहाँ तक है, बी से सी तक है। तो देखो इसका तो डायग्राम बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये तो बस क्या है, यहाँ पे वाल्व खुल जाते हैं, ठीक है। तो वाल्व खुल जाएंगे, मतलब वाल्व कौन सा खुलेगा, एक बात बस बताओ, ये ओ वाला आउटलेट वाल्व ओपन हो जाएगा। तो जैसे ही ये ओपन होगा तो इसके अंदर जो सिलेंडर के भीतर प्रेशर बना हुआ था बहुत अधिक, वो सारा का सारा प्रेशर बाहर निकल जाएगा, ठीक है। वाल्व खुलते ही जैसे कुकर में सीटी आती है तो प्रेशर कम हो जाता है ना अंदर कुकर के भीतर, तो इसी प्रकार जो प्रेशर है ना, वो घटकर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा। मतलब है ना, जितने प्रेशर पे बी से सी तक आ रहे हैं ना, तो सी पर प्रेशर उतना ही हो जाएगा जितना ई पर था, है ना, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर ही, है ना, इन गैसों को अंदर लिया गया था, मतलब इसे एयर को अंदर लिया गया था, ठीक है। तो उतना ही प्रेशर हो जाएगा, यानी प्रेशर घटकर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा वाल्व के, आउटलेट वाल्व के ओपन होते ही, ठीक है। क्लियर है। और जो वाल्व ओपन किया आपने, तो देखो इसमें वॉल्यूम कैसा है, कांस्टेंट है, ठीक है। तो पिस्टन की कोई भी गतिविधि नहीं होगी। क्लियर है। तो इसमें बस इतना ही, वाल्व खुल जाता है बस, है ना, इसके डायग्राम की भी कोई आवश्यकता नहीं है। अब देखो छठा, ठीक है जी। तो जो छठा है आपका वो कौन सा हो जाएगा, एग्जॉस्ट स्ट्रोक। कौन सा स्ट्रोक है, ठीक है, एग्जॉस्ट स्ट्रोक। और एग्जॉस्ट का मतलब क्या है, निकलना। मैंने आपको बताया एग्जॉस्ट का अर्थ क्या होता है, निष्कासन, ठीक है। तो ये कहाँ से कहाँ तक है, एग्जॉस्ट सी से ई तक वापस, है ना, तो आएगा सी टू ई, ठीक है जी। एग्जॉस्ट स्ट्रोक सी से ई तक है। तो वॉल्यूम देखो V3 से घटकर, भाई देखो एग्जॉस्ट स्ट्रोक में पता है क्या होता है, वॉल्व तो खुल गया था पहले ही, तो वॉल्व खुलते ही अब क्या है, ये पिस्टन जो है ना ऊपर की ओर चलता है, तो सारी की सारी जो गैसेस हैं, जो बर्न्ट गैसेस हैं, जली हुई गैसेस हैं, वो सब बाहर निकल जाती हैं, ठीक है। तो एग्जॉस्ट स्ट्रोक वो होता है, इसमें बर्न्ट गैसेस कहाँ जाती हैं, बाहर निकल जाती हैं, और वॉल्यूम जो है घटकर V3 से फिर दोबारा V1 हो जाता है जितना शुरुआत में था, ठीक है जी। तो V3 से घटकर मान लो मतलब कितना हो गया, घटकर बाय डिक्रीजिंग, यानी जिस स्टेट में पिस्टन पहले था ना ई पर, वहीं आ जाता है, ठीक है। लो घूम फिर कर ऐसे गया था, ऐसे ऐसे ऐसे, फिर वहीं आ गया ई पर, ई से चला था ई पर आ गया। तो वॉल्यूम जो है V3 से दोबारा फिर कितना हो गया, V1 घट करके, क्यों, क्योंकि जो बर्न्ट गैसेस थी वो सारी सारी बाहर निकल गई, ठीक है। और क्या है, वॉल्यूम की बात हुई और प्रेशर की तो बात पहले कर ही ली थी, ठीक है। तो बस यही है इसमें, तो क्लियर है। और पिस्टन की मोशन और बता दो, बताओ, जो पिस्टन है ऊपर की ओर चला रहे हैं तभी तो गैसेस बाहर निकलेगी, तो पिस्टन चलता है अपवर्ड्स, और पिस्टन ऊपर की ओर चलेगा तभी तो क्या होगा, वॉल्यूम डिक्रीज होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये 6 के 6 मैंने आपको बता दी हैं। और छठे का डायग्राम जो देखो, पिस्टन ऊपर की ओर चल रहा है ना, तो छठे का डायग्राम ये वाला हो जाएगा, ठीक है जी। और इसमें कौन खुला हुआ है, ओ आउटलेट वाल्व ओपन है ना, ओ कैसा है, ओपन, क्योंकि अभी बंद नहीं किया वो, अभी तो उससे गैसेस निकल रही हैं। तो छठे वाले डायग्राम में आप ओ को खोलते हुए, इन दोनों को बंद रखना, ओ को खोलते हुए, ठीक है, ये डायग्राम बना देना, तो आपका, ठीक है, छठा हो जाएगा। तो कुल मिला के 5वें डायग्राम की जरूरत पड़ी। इसमें कोई विशेष आवश्यकता नहीं है डायग्राम की, ये बनाना चाहो बना सकते हो, लेकिन बस इसमें मोशन मत दिखाना, कौन सा बनेगा, है ना, कोई सा ही बना देना, लेकिन बस ये एरो मत लगाना एक तो, ठीक है। और ये जो वाल्व है वो ओ वाला ओपन करके दिखा देना है, ठीक है। क्लियर है। हालांकि उसमें कोई ज़रूरत नहीं है तो रहने दो, ठीक है जी। तो ये डीजल इंजन जो है ना, इसका मैंने आपको सारा बता दिया है, ठीक है। अब एक लेक्चर और लगेगा, इसके कल इफ़िशियंसी कर लेंगे, और एक एंथैल्पी प्रोसेस बचा हुआ है उसे कर लेंगे, और आपकी यूनिट फिनिश हो जाएगी, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, अच्छे से पढ़ते रहिए, और कोई बात है तो कमेंट बॉक्स में बताइए अच्छे से, है ना। अपनी तैयारी को जारी रखें। ऑल द वेरी बेस्ट।